Hello everyone. Today we will be starting with the very first chapter of history, that is the French Revolution. Let me first introduce you to the change that you will experience while reading from class 8 to class 9. There are a lot of changes that we are going to deal while reading the chapter. First of all, the first major change that you are going to observe while reading class 9 history is that this whole book covers topics related to world history. The topics are not covered about Indian history, but it will cover most of the topics which will deal with world history. So earlier you had already read about Indian freedom struggle and a lot of chapters regarding that. But now in this class we are going to read about world history first. Starting with the very first chapter, why are we only dealing with this as the first chapter? There is a relative importance about this chapter that we have to study. हम कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि इसी चीज़ को प्राइमरी क्यों बनाया गया है या वाई इज़ इट कंसिडर्ड एज फर्स्ट. सबसे पहली चीज़, हम आज के टाइम में अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करें, कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें, तो हम मेजर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को डेमोक्रेसी के थ्रू जो चेंजेस हैं वो ट्रेस करते हैं. अगर कंट्री कॉलोनियल रूल के अंडर रही थी तो कॉलोनियल रूल के बाद कौन सा नया पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुआ? द बेस्ट सूटेड आंसर फॉर दिस इज दैट वी मेजरली लुक फॉर डेमोक्रेसी. बट अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ तो खुद ही कॉलोनाइजर्स थी, तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये चेंज कैसे आया? बट वन मोर डिफरेंस दैट हैज़ टू बी नोटेड ओवर हियर इज़ मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो मेजरली मोनार्कीज़ रही हैं. मोनार्कीज़ का मतलब आई रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन, wherein there is a hereditary flow of throne from one generation to another. एक generation से another पर अपने आप जो flow of throne है वो automatically हो जाता है. This does not care about whether you are a deserving candidate or not. This does not care. This is not our concern. They majorly look for that whether you are belonging to a family of king or royalty or not. तो हम यहाँ पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू चेंजेस ट्रेस करेंगे वो यही चेंजेस हैं कि इतनी बड़ा कॉन्टिनेंट जिसमें एक कंट्री फ्रांस, जिसमें एक इतनी इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाउ डिड दिस अपरूट द सिस्टम कम्प्लीटली? पूरी तरीके से सिस्टम अपरूट कैसे हुआ? तो ये जो सिस्टम अपरूट हुआ इसके पीछे रीजंस क्या क्या थे? व्हाट वर द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो इस चेंज को लाने में रिस्पॉन्सिबल थी? और जब ये सिस्टम प्रेवेलेंट नहीं था तब अर्लियर क्या क्या चीज़ें थी जो उनकी सोसाइटी में चल रही थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही थी फ्रांस के अंदर. ठीक है. प्लस अगर हम फ्रांस की थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की भी बात करें तो फ्रांस एक ऐसा देश है जिसके बारे में वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सन ड्यूक मेटर्निक, एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे, जिन्होंने फ्रांस के बारे में एक लाइन कोट करी थी. आई वुड लाइक टू कोट दैट. व्हेनेवर फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. व्हाट डज दिस लाइन मीन? इस लाइन का मतलब है कि अगर हम एक कोल्ड जैसी डिजीज़ को देखें तो कोल्ड क्या होता है? कोल्ड इज़ कंटेजियस, कंटामिनेशन के थ्रू फैलता है बहुत जल्दी. फ्रांस जब भी कोई भी अगर छोटी सी एक स्नीज़ भी लेता है तो उस स्नीज़ से पूरे यूरोप को वो स्नीज़ एनगल्फ कर लेती है. कहने का मतलब कि अगर फ्रांस में कोई भी चीज़ चेंज के तौर पर आई है तो वो चीज़ रोल मॉडल की तरीके से बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो बहुत ईजीली अडॉप्ट कर लेती थी, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कंट्री वॉज सीन एज एन एपिटोम की तरीके से देखी गई कि चेंजेस अगर वहाँ पर आए हैं तो देन इट बिकम्स अ मैंडेटरी फैक्टर दैट बाकी जगहों पर भी चेंजेस होना कंपलसरी था. सो दिस इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू द चैप्टर. हम लोग while going through the chapter we will also be marking some of the important points or some of the important historical events which have been mentioned according to the dates. Alright, we need to consider them also carefully.
मोरओवर जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के थ्रू हमें ये सब चीज़ें पता लगती हैं कि देयर हैव बीन अ मेजर चेंज इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ऑल द कंट्रीज़। बहुत ज़्यादा मेजर सिस्टम में चेंज आया है पॉलिटिकली। अगर हम इसको रेडिकल टर्म्स में बात करें तो रेडिकली तो नो डाउट सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं, बट इफ़ वी गो ऑन लुकिंग एट अ ग्रेजुअल सिस्टम कि भाई ये सिस्टम ट्रायल टेस्ट हुआ, दिस सिस्टम अगेन गॉट ट्रायल टेस्टेड, तो फ्रांस एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम दे सकते हैं जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रायल टेस्टिंग चल रही थी। मोनार्की अप्रूव होती है, मोनार्की अप्रूव होने के बाद नया सिस्टम आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद वी विल सी राइज ऑफ अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब फेल हो जाएगी तो देन वी विल सी राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर। We have n number of examples through which we can trace the changes that have occurred in France. So France have a very long history that we have to look into before studying the chapter. Alright, so let us begin the chapter first. अगर हम अपनी NCERT की बुक्स उठाकर देखें तो हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है जो हमें इंट्रोड्यूस करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, वो हमारे चैप्टर का सब मिड पार्ट है जो एक्सप्लेन्ड है। क्या चीज़ एक्सप्लेन्ड है, लेट मी टेल यू। एक इंसिडेंट हुआ फ्रांस के अंदर। वी विल बी स्टार्टिंग द टाइम पीरियड फ्रॉम बिफोर 1789 एंड ऑनवर्ड्स 1789। वो ईयर जिसमें पूरी की पूरी रेवोल्यूशन कंडक्ट हुई वो ईयर था 1789, जिस टाइम पर ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद कि ऐसा क्या चेंजेस हुई। तो हमारा जो चैप्टर है वो समवेयर इन द मिड से स्टार्ट होता है। एक इंसिडेंट मेंशन्ड है बुक के अंदर, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। Now first let us know what is Bastille. Bastille को अगर अपन देखें तो Bastille is actually a fortress prison. एक ऐसा fortress prison था जहाँ पर जो king था, जो मोनार्क था वहाँ का, वो मोनार्क वहाँ पर prisoners को रखा करता था। moreover वो जो prison है वो prison में ना सिर्फ कैदी बंद थे, but apart from that also it acted as an office for the royalty. रॉयल्टी के लिए वो ऑफिस की तरीके से एक्ट करता था। ठीक है, ये जो सिनेरियो था ये सिनेरियो चेंज होता है, बट ऑन 14th of July 1789 पर some of the common man gathers around this Bastille fort and start storming it. इसके ऊपर स्टॉर्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्टेंट what happens is there are some of the pieces of the fort which fell down as a result of the storming. Storming की वजह से कुछ pieces और कुछ parts जो थे वो fort के वो गिर जाते हैं नीचे। लोग जो थे जो वहाँ पर अटैक करने के लिए गए थे या जो वहाँ पर स्टॉर्मिंग कर रहे थे वो लोग, सिंस ये एक प्रिजन की तरीके से भी एक्ट करा था, तो वहाँ पर से सारे प्रिजनर्स को रिलीज करवा के ले आते हैं एंड दे स्टार्टेड सर्चिंग दिस फोर्ट. सो व्हेन दे स्टार्ट सर्चिंग इट, they were searching for arms and ammunition if they could find any, but while searching it they could not find any arms or ammunitions, but the achievement that they had is that they released all the prisoners, and the pieces which got broken from the fort while storming it, those pieces were collected by common man and acted as souvenirs for them. सोवेनियर का मतलब एक यादगार के फॉर्म में उन्होंने उन पीसेस को कलेक्ट कर लिया. व्हाट डज दिस हिस्टोरिकल इवेंट सिंबलाइज? फर्स्ट थिंग, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल जब हुआ, जब उसने फोर्ट को कॉमन लोगों ने अटैक करना स्टार्ट किया, तो कॉमन लोग अपनी पावर को एग्जिबिट करने की कोशिश कर रहे थे. सबसे पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, जो उन्होंने सोवेनियर्स कलेक्ट करे वो सोवेनियर्स फोर्ट के सोवेनियर थे. So what does a fort over here symbolize? Fort यहाँ पर powers show कर रहा है, despotic powers of the king. Why so? The king heads his office in this fort, wherein he charges person guilty, or whatever the commencements were to be going on were held over here. तो उस फोर्ट को as an memorandum or as an symbolic presentation of the king's power were stormed and the pieces were collected as that we have attacked the despotic powers of the king. हमारा चैप्टर यहाँ से समवेयर इन द मिडिल से स्टार्ट हो रहा है. हमारी बुक जो है वो हमें इंट्रोडक्शन इस तरीके से शो कर रही है, बट इस कंडीशन तक आने के लिए
जब 14 जुलाई 1789 की कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक आने के लिए व्हाट वर द कंडीशंस विच वर प्रिवेलिंग इन फ्रांस बिफोर दिस टाइम पीरियड, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स पहले जाना पड़ेगा कि 12 ईयर्स पहले यहाँ पर कैसी कंडीशन प्रेवलेंट थी. सो लेट अस फर्स्ट लुक एट देम. फ्रेंच सोसाइटी during late 18th century. अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा था कि 1774 में किंग लुइस 16 ascended the throne. ठीक है, 1774 में यहाँ के जो किंग थे लुइस 16, ही असेंडेड द थ्रोन. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यूरोपियन कंट्रीज में मोनार्कियल सिस्टम रहा है, तो मोनार्कियल सिस्टम में हेरिडिटरी फ्लो ऑफ थ्रोन होता है. तो किंग लुइस 16 जब थ्रोन पर आए होंगे तो दिस सिंबलाइजेस कि उनके जो फादर रहे होंगे द अर्लियर किंग, किंग लुई 15 वुड आल्सो हैव बीन अ किंग. व्हेन ही कम्स टू पावर एंड असेंड्स द थ्रोन, he sends a team of ministers. His ministers were sent and they were told to search out for the treasury. वो treasury को तलाशने के लिए भेजते हैं. And when they return back, they informs the king that we are left with nothing. We don't have any penny left in our treasury. And moreover, we are already burdened with a lot of debts. हमारे ऊपर already काफ़ी सारी चीज़ों का कर्जा था. तो यहाँ का जो किंग था वो किंग बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है that how are we going to pay so many debts. So the ministers suggest him that there is one solution out from which we can get France out of this condition. The ministers suggest him कि हमें लोग से जो हम टैक्सेस ले रहे हैं उन टैक्सेस को इंक्रीज कर देना चाहिए. नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस किंग इज ऑफ अ वेरी इमेच्योर एज, सिर्फ 20 इयर्स का था व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन. और जो इनके फादर रहे किंग लुई 15, उन्होंने ऑलरेडी ही बहुत लंबी बैटल फाइट कर रखी थी अगेंस्ट सम ऑफ द कॉमन एनिमीज. तो उनकी बैटल्स लगभग 7 इयर्स तक कॉन्टिन्यूसली चली और 7 years of war had drained out all the resources out of the country. क्योंकि आप 7 साल तक अगर एक कंटिन्यूसली एक ही वॉर में एंगेज हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ लॉट ऑफ मेन टू फाइट इट. सेकेंडली इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत सारे चाहिए थे जिसकी वजह से यहाँ की ट्रेजरी जो थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी. तो ट्रेजरी को रीफिल करने के लिए जो मिनिस्टर्स ने सुझाव दिया वो ये कि कॉमन मैन जो कि टैक्स पेयर्स थे मोनार्कियल सिस्टम के अंदर, उन लोगों से टैक्सेस को इंक्रीज कर देना चाहिए. खर्चा कहाँ पर होने की संभावना थी? द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वॉज कि सारा जो डेप्थ इनके ऊपर था 7 years का, वो सारा डेप्थ इनको पूरा करना था, या द मनी हैड टू बी रीपेड. The second thing for which money was required or financial resources were required was because he was married to an Austrian princess. Her name was Marie Antoinette. So this Austrian princess had an immense palace at Versailles. बहुत immense palace था इनका Versailles में. And for maintaining all the expenses of the palace of Versailles, the king had to pay all the money or all the expenses were to be paid by him. You are already empty with the treasury and you have two important responsibilities which were to be conducted during this period of time only. So what they did were that they started increasing taxes on common people. Alright, now what happens is when they start increasing taxes on common people, there were 3 kinds of taxes which were levied on common man. The taxes were tithe, tail, and the third one was gabble. The first two, tithe and tail, these two taxes were
paid directly. These were direct taxes. And this was an indirect tax. The direct taxes from that tithe was extracted by church, and the tail was extracted by the king or the monarch. And this indirect tax was laid on common commodities such as salt and tobacco. If all the people are supposed to give tax, then there is no issue, there is no problem. All the people together can make up all the debt that have been generated on France during the war years. But the problem was that this tax were paid by only some members of the French society. Now let us understand what was the structure of French society. This is an important point that is asked many of the times, that what was the structure of French society. The society was divided into three parts, or you cannot say parts, these were called as estates. So this was the first estate, which consisted of clergy. Then we move on to the second estate, which consisted of nobility. Then we move on to the third estate, which had three parts. These three together were called as the third estate. In the first place, we had peasants and artisans. In the second place, we had lawyers, doctors, businessmen, and the third category consisted of landless laborers. So there were three divisions within this French society. This structure, by the way, is called as, which existed before 1789, was called as old regime, which can be defined as the institutions or structures of France which existed before 1789, or all were together called as old regime. What was the problem in the structure? The first estate is clergy, which belongs to people of church. The second estate is nobility, which belongs to king and his family members. The third estate belongs to the common man. Now what happened is, structure problematic इसलिए है, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट जो कि फ्रांस का 60% लैंड ऑक्यूपाई करते थे, वर प्रिविलेज्ड क्लासेस एंड वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. ये जो तीन तरीके के टैक्स है, टिथ, टेल और गैबल, ये तीनों तरीके के टैक्सेस कॉमन मैन के ऊपर लगाए जाते थे. दैट इज थर्ड एस्टेट. फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट इससे बिल्कुल पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड थे. ठीक है, ये 90% पॉपुलेशन है, बट 60% जो लैंड है वो क्लर्जी ओन करते हैं और नोबिलिटी ओन करते हैं. ये सबसे पहला स्ट्रक्चर था जो प्रॉब्लमैटिक था. द सेकेंड प्रॉब्लम विच अराउज्ड आउट ऑफ दिस इज कि इस स्ट्रक्चर में ये जो तीनों क्लासेस हैं, इन तीनों क्लासेस में ये दोनों बिल्कुल डिप्राइव्ड क्लासेस थी, बट lawyers, doctors and businessmen were better off sections who were bit more educated than these two sections. These were hardly literate enough to pay this. But यहाँ पर एक problem ये भी है कि whatever the church and the king expels, जो भी चीज़ बोली जाती थी वो चीज़ बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरीके से मान ली जाती थी कि जो चीज़ हमारा रिलीजन हमें प्रोवोक कर रहा है, एंड
what nobility is provoking us to do is the final step. We cannot question it any time. So these things were not questioned by any of the people belonging to third estate, although unable to pay these taxes. Alright, moving on further, conditions grim इसलिए होती गई, tax paying one of the causes था. The second reason because of which the conditions got grim were due to the subsistence crisis which were prevalent in France. अब किस तरीके के subsistence crisis थे यहाँ पर? यहाँ की पॉपुलेशन जो थी, यहाँ की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली राइज कर रही थी. यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कंटिन्यूसली राइज कर रही थी. वी सी एन एक्सपेंशन फ्रॉम 1715 to 1789. The population of France rose from 23 million to 28 million. Now there's difference of 5 million created a lot of problem. The reason? सबसे पहला रीज़न है कि यहाँ पर सर्दियाँ पड़ना बहुत कॉमन सी चीज़ है. सिवियर विंटर्स ऑफन डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. तो यहाँ पर ठंड पड़ने की वजह से अक्सर फसल जो थी वो ख़राब हो जाती थी. प्लस पॉपुलेशन जब लगातार राइज कर रही है, यू नीड कॉन्टीन्यूसली रिक्वायरमेंट ऑफ फूड टू फुलफिल द स्टमक्स ऑफ ईच एंड एवरी वन. तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो परसिस्ट कर रही थी वो ये कि पहली चीज़ पॉपुलेशन राइज पर थी. द सेकेंड प्रॉब्लम वॉज सिवियर विंटर्स destroyed crops. The third problem which persisted was that there was wages of people which were low as comparison to the rate of inflation. Why so? जब population rise करेगी तो ये चीज़ क्रिएट होगी कि डिमांड फॉर थिंग्स विल बी हायर एंड द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज विल बी लोअर. सो व्हाट विल हैपन इज इफ दिस रेशियो इज डिस्टर्ब्ड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दिस विल लीड टू अ प्राइस राइज एंड द कंडीशन ऑफ प्राइस राइज इन इकोनॉमी इज नोन एज इन्फ्लेशन रेट. सो द इन्फ्लेशन वॉज कंटिन्यूसली राइजिंग and the wages of the people were minimally low. Hence, what created a problem in this structure is that due to people could not sustain a minimum standard of living, due to which the conditions started affecting their lives, their quality of lives, and this came to be termed as subsistence crisis, the period from 1715 to 1789. The growing conditions continuously envisaged a problem for the newer middle class. What happens is, जब भी हम किसी रेवोल्यूशन की बात करते हैं, किसी चेंज की बात करते हैं, तो वो चेंज लाने के लिए हमेशा हमें एक एजुकेटेड सेक्शन चाहिए जो रिस्पॉन्सिव हो, जो नए आइडियाज़ को लेकर हमेशा रिसेप्टिव हो, जो हमेशा रिसीव करे, जो उस चीज़ को मेरिट के बेसिस पर समझे. हमारे पास ऐसा एक सेक्शन थर्ड एस्टेट में लॉयर्स, डॉक्टर्स और बिजनेसमैन का भी था, हु वर एजुकेटेड इन अ फर्स्ट. सेकेंड, इन लोगों ने बहुत काफ़ी हद तक मनी जो एक्यूमुलेट कर रखी थी, जो पैसा इकट्ठा कर रखा था, वो पैसा इधर थ्रू ट्रेड था, थ्रू देयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन. सो दिस मिडिल क्लास इज वन ऑफ द की सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बिकॉज ऑफ विच ये पूरी जो रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई. तो ये रेवोल्यूशन में मिडिल क्लास का क्या रोल रहा है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब मिडिल क्लास वाले लोग अगर रिसेप्टिव हैं तो ओनली देयर बीइंग रिसेप्टिव इज नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेक दीज पीपल अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू दे डिमांड. और इन लोगों को समझाना रेयरली इम्पॉसिबल टास्क था बिकॉज ऑफ देयर बिलीव इन नोबिलिटी एंड क्लर्जी. उनका ऑर्थोडॉक्स रिलीजन प्लस वट एवर द किंग सेड वॉज ट्रू, इन दोनों चीज़ों को साथ में कन्विंस करना इम्पॉसिबल टास्क था. सो हाउ डिड मिडिल क्लास एंड्स ऑल दीज प्रिविलेजेस एंड प्रॉब्लम्स? उनका एक वन ऑफ द की आर्ग्यूमेंट गिवन इज
that the key argument that they had given is that a person's credibility should be based on merit, not based on birth. The first point. To make these people understand, what they did were, they started reading books of philosophers, like they referred philosophers like John Locke, Jean-Jacques Rousseau, and the third one is Montesquieu. They had written the books. John Locke had written 2 treatises of government. Rousseau had written the social contract, and Montesquieu had written the spirit of laws. Now middle class, who was receptive to these new ideas, ends all these problems by consulting or looking into the philosophies given by all these philosophers, namely John Locke, Jean-Jacques Rousseau and Montesquieu. Since these people are not educated enough, so these philosophies cannot be handed over to them and made them understand. So what they did was, इन लोगों ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, कलेक्ट करना स्टार्ट किया ऑन पब्लिक प्लेसेस लाइक कॉफी शॉप्स वर मेड द मीडियम, सलून्स वर मेड द मीडियम एंड अदर पब्लिक प्लेसेस और गैदरिंग्स वेयर दीज पीपल कुड कलेक्ट टुगेदर, unite together, and there the works of these people or these philosophers were read out loudly so that people could be made to understand that whatever they are doing is not going anti-religion, but we should believe on this criteria that we are here because of our merit. We are not here because of our birth. So king's family will always believe that since you are born into a royal family, you need to have this perseverance. But a person who is looking into the aspects of being an educated class will always look into the credibility of merits. So what they had learnt about 2 treatises of government, the first is that they refuted the doctrine of divine. This says that no king have full power or authority to rule you. The king is also a person, not a heavenly person who cannot commit any kind of mistake. So first they refuted the doctrine of the divine, कि हमें राजा को भगवान तुल्य मानना या भगवान के समान मानना equivalent to God is not a fair idea. This is an absurd idea. And the second, which was given by 2 treatises of government by John Locke, is that the king does not have absolute right over the citizens. No, he does not have. Why? Because he is not a person who is chosen by common man. So he does not have absolute right to rule us. The second book, Jean-Jacques Rousseau, has given the book Social Contract. This book says that there should always be a kind of understanding between the people who are to be ruled and the person who is ruling them. That means the government and the common people should have an understanding between both of them. That is why we prefer democracy rather than any other form of government, because it is based on this idea. The third book, Spirit of Laws, had given the modern concept of the division of power between 3 major organs of the government: legislature, executive and judiciary. This model was first adopted by a country like America, who started this model and started dividing power between the 3 organs for effective functioning. Alright. So these ideas were carried out by philosophers and read out loudly in coffee shops, salons, etc. We move on further by looking into the earlier aspect that we had discussed. जब फ्रांस के ऊपर इतना बड़ा कर्जा था, तो वो कर्जा किस करेंसी में they had to pay?
they had to pay the whole amount or the whole currency in their unit currency, that is livres. The whole amount, the total amounting cost was about approximately 2 billion livres. So the total cost had to be paid in this currency. This was also a part of old regime, the currency which later got changed into other forms. So here today we end the chapter by middle class role. In the next class, we will be continuing with the meeting of Estates General and how the revolution outbreaked in the next class. Thank you so much.